हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को फिर से एक बार ऑनलाइन टीचिंग अड्डा के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स करने वाले हैं। 1 से लेकर के 9 नवंबर 2024 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग करेंगे। इससे पहले जो है 1 से लेकर के 9 नवंबर के जो भी करंट अफेयर थे उसके क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में हम करवा चुके हैं। वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, मिल जाएगा। लेकिन आज जो है वीकली करंट अफेयर होगा। नवंबर मंथ का जो वीकली करंट अफेयर है 1 से 9 के बीच का, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे हेडलाइन के रूप में। तो चलिए फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे चंद्र बाबू नायडू का चित्र लगा गया है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है ना। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए दीपम 2 योजना शुरू की गई है। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के एडुपुरम का दौरा किया और महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीपम 2.0 योजना का शुभारंभ किया। तो याद रखेंगे कि जो है 1 नवंबर को 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है, दीपम 2.0 योजना। इस योजना के तहत जो है महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो याद रखेंगे 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा जो है दीपम 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। और इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश की जो महिलाएं होंगी उसको बिल्कुल मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला है, देख सकते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो है चित्र लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस में वापसी के लिए तैयार हुए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो है फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो अगर पूछा जाए अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। इन्होंने टोटल कितने वोट प्राप्त किए थे? डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। 276 इलेक्टोरल वोटों के साथ विजय प्राप्त की, जो कि 270 की आवश्यकता से काफी अधिक है। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस पर फिर कब्जा कर लिया, जीत लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं रविंद्र जडेजा जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है, इससे संबंधित करंट अफेयर्स क्या है। रविंद्र जडेजा भारत की टेस्ट विकेट सूची में 5वें स्थान पर है ना। भारतीय क्रिकेट के जो ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, ये भारत की टेस्ट विकेट सूची में कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। तो रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करते हुए भारत के सभी समय के टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें स्थान पर पहुंच गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय क्रिकेट के जो ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जी जो हैं, ये भारत की टेस्ट विकेट सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आगे बात करते हैं, परवीना राय एमसीएक्स की सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं ना। ये जो चित्र दिख रहे हैं ये जो है परवीना राय का है। परवीना राय एमसीएक्स के सीईओ और एमडी नियुक्त किए गई है। तो याद रखेंगे एमसीएक्स की सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परवीना राय को किया गया है, याद रखेंगे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमसीएक्स में परवीना राय ने 31 अक्टूबर 2024 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और प्रबंधक निदेशक एमडी के रूप में कार्यभार संभाला और अब वे 5 साल के कार्यकाल की शुरुआत कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि परवीना राय एमसीएक्स के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। देख सकते हैं अगला क्या है, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है।
तो एसबीआई सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब का अनावरण किया है ना। देख सकते हैं सिंगापुर में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब का अनावरण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एपिक्स ए ग्लोबल फिनटेक और वित्तीय संस्थानों का सहयोग मंच के साथ साझेदारी में सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 6-8 नवंबर 2024 में एसबीआई इनोवेशन हब का शुभारंभ किया। तो देख सकते हैं कब किया, 6 से 8 नवंबर 2024 के बीच में एसबीआई के द्वारा सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब का अनावरण किया गया। ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इससे भी क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला है देख सकते हैं कैबिनेट में उच्च शिक्षा के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की मंजूरी दी गई। अब ये पीएम विद्यालक्ष्मी क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे। कैबिनेट में जो है कैबिनेट के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की मंजूरी प्राप्त दे दी गई है। इस योजना के तहत क्या बातें कही गई है देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सके। जो भी मेधावी छात्र होंगे, जो मेरिट वाले बच्चे होंगे, वो अपना एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन को आर्थिक तंगी के कारण ना रोक सके, इसीलिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, ताकि जो मेधावी छात्र हैं वो आगे की पढ़ाई कर सके और उसे एक वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सके पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत। तो याद रखेंगे, देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। कब दी गई है? 6 नवंबर 2024 को इस योजना की जो है हरी झंडी दिखा दी गई है, ताकि जो मेधावी छात्र हैं वैसे छात्रों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सके। आगे देख सकते हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। स्विट्जरलैंड में बुर्का पर बिल्कुल रोक लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया है और ये 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया है और वो कब से लागू होगा, तो 1 जनवरी 2025 से ये पूर्णतः लागू किया जाएगा। स्विट्जरलैंड में जो है लड़कियों को बुर्का पहनने से बिल्कुल रोक लगाया गया है, प्रतिबंध हो जाएगा। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से अपने विवादास्पद बुर्का बैन को लागू करने जा रहा है, जिसे 2021 में एक करीबी जनमत संग्रह में मंजूरी मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है ये जो है अगला है लद्दाख में चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन। याद रखेंगे लद्दाख में चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा, जो कि रिटायर्ड हैं, ने दास के गोसन में नवनिर्मित पोलो स्टेडियम में बहुप्रतीक्षित चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया है देख सकते हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा, जो कि क्या है सेवानिवृत्त है, रिटायर्ड हो चुके हैं, इन्हीं के द्वारा जो है लद्दाख में चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। अगला है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से संबंधित करंट अफेयर। सुल्तानगंज जो कि कहाँ पे है? बिहार में है। तो बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम किया जा रहा है ना। देख सकते हैं स्क्रीन में, बिहार के जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके
अजगेबीनाथ धाम किया जाएगा। तो बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अजय बीनाथ धाम के सम्मान में बदलने की तैयारी की जा रही है। तो बिहार के जो भागलपुर जिले के जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अजय बीनाथ धाम के सम्मान के लिए, उसकी सम्मान को बनाए रखने के लिए नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। और इसका नाम जो है सुल्तानगंज से क्या बदला जाएगा? सुल्तानगंज से नाम बदलकर जो है अजगेबीनाथ धाम किया जाएगा। इस घोषणा को बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने किया। उन्होंने बताया कि स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को भागलपुर नगर परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है ना, और बताया गया कि स्टेशन का नाम बदलने का जो प्रस्ताव है वो भागलपुर नगर परिषद के द्वारा मंजूरी दी गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस नाम परिवर्तन का उद्देश्य अजयबीनाथ धाम मंदिर के महत्व को बढ़ाना है और क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। देख सकते हैं जो सुल्तानगंज है उसका नाम बदल करके अजयबीनाथ धाम के नाम से रखा जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो है अजयबीनाथ धाम मंदिर के महत्व को बढ़ाया जा सके ऐसा करके, और इस क्षेत्र में पर्यटनों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो याद रखेंगे जो है नाम बदला जा रहा है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब जो है नाम बदल करके अजगेबीनाथ धाम रखा जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है ना। राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के दिशा निर्देशों ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए काम कर रहे सिविल सोसाइटी संगठनों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान किया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाल ही में एक दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किया गया है कि राजस्थान में 2030 तक जो बाल विवाह हो रहे हैं उसको रोकना है, समाप्त करना है। और उसके लिए जो सिविल सोसाइटी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर रहे हैं, उसको एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया गया है। तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अगला है मणिपुर में निगोल चकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर में जो है निगोल चकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब ये जो है ये क्या है? निकोल चकोबा उत्सव क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लोग देख सकते हैं, जो कि मणिपुर में काफी हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। निकोल चकोबा मणिपुर के मैतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निकोल चकोबा उत्सव जो है जो ये किस राज्य का त्योहार है, तो देख सकते हैं मणिपुर के मैतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे पूरे राज्य में धार्मिक उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है कि निकोल चकोबा जो है किस राज्य का राजकीय त्योहार नहीं बोल सकते हैं, किस राज्य का त्योहार है, तो मणिपुर का त्योहार है। और ये मणिपुर के मैतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। मणिपुर का एक मैतेई समुदाय है जिसका ये प्रमुख त्योहार है, और इसे पूरे राज्य में धार्मिक उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। मैतेई कैलेंडर के हियांगी महीने के दूसरे दिन मनाया जाने वाला त्योहार पारिवारिक बंधनों और एकता का प्रतीक है। मैतेई जो है कैलेंडर के हियांगी महीने के दूसरे दिन है ना। तो पूछा जाए मैतेई समुदाय द्वारा जो ये त्योहार मनाया जाता है निकोल चकोबा, ये हिंगाई महीने के दूसरे दिन मनाया जाने वाला त्योहार है।
और ये त्यौहार पारिवारिक बंधनों और एकता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला प्रश्न है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 और 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, वो कब से कब हुआ? तो 5 और 6 नवंबर 2024 को दिल्ली में आयोजित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फिर पूछा जा सकता है कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो हुआ, जो कि 5 और 6 नवंबर 2024 को हुआ, तो किस जगह पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शिल्प समागम मेला 2024 का शुभारंभ किया। शिल्प समागम जो मेला है, उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन दिल्ली हाट नई दिल्ली में भव्य रूप से किया गया है। तो देख सकते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं, ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय है, मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन दिल्ली हाट नई दिल्ली में भव्य रूप से किया गया है। अगला है नेशनल कैंसर डे से, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जो कि 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? नवंबर 7 को, यानी 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो देख सकते हैं, भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो कैंसर की रोकथाम, शीघ्र की पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो आपको ये लाइन याद रखना है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला कोल इंडिया स्थापना दिवस से संबंधित है। कोल इंडिया स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो कोल इंडिया ने 50वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। और कब मनाया? 1 नवंबर को जो है कोल इंडिया लिमिटेड CIEL ने 5वां स्थापना दिवस मनाया, जो कि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर लिया है। तो कोल इंडिया, अगर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछा जाए कि कोल इंडिया ने 50वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 नवंबर 2024 को मनाया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कोल इंडिया ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया, तो कितनवां स्थापना दिवस था? 4 ऑप्शन दे देगा, 48, 49, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 50। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 50वां स्थापना दिवस मनाया। याद रखेंगे, CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड ने 50वां स्थापना दिवस अपना मनाया, और 1 नवंबर 2024 को ये 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे बात करते हैं, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हुए हैं, बन सकते हैं। पंजाब और सिंध बैंक NESL के साथ ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। किसके साथ? पंजाब और सिंध बैंक जो है NESL के साथ ई बैंक गारंटी सुविधा की शुरुआत की है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पंजाब और सिंध बैंक किसके साथ मिलकर के जो है ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो ऑप्शन होगा NECL के साथ मिल करके पंजाब और सिंध बैंक ई बैंक गारंटी सुविधा शुरुआत की है। पंजाब एंड सिंध बैंक PSB जिसे कहा जाता है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड,
NECL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी ई बैंक गारंटी, जिसे EBG कहा जाता है, सुविधा को लॉन्च किया है ना। ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। पंजाब और सिंध बैंक जो है NESL यानी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी ई बैंक गारंटी सुविधा लॉन्च की है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत फिर हासिल की ISA की अध्यक्षता, आशीष खन्ना नए महानिदेशक बनाए गए। भारत जो है फिर हासिल की ISA की अध्यक्षता और आशीष खन्ना नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो भारत और फ्रांस को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे ISA कहा जाता है, उसका अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया, जैसा कि नई दिल्ली में आयोजित 7वीं ISA सभा के दौरान घोषित किया गया है। भारत और फ्रांस को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है, जैसा कि नई दिल्ली में आयोजित 7वीं ISA सभा के दौरान घोषित ये किया गया है। इस सभा के उद्घाटन दिवस पर नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह घोषणा की कि भारत 2026 तक ISA का अध्यक्ष बना रहेगा। तो इस सभा के उद्घाटन दिवस पर जो नई और नवीकरणीय ऊर्जा है मंत्री प्रहलाद जोशी, और ये घोषणा किया कि भारत जो है 2026 तक ISA का अध्यक्ष बना रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण था, याद रखेंगे कि भारत जो है ISA की अध्यक्षता जो है फिर से प्राप्त कर लिया है और आशीष खन्ना को महानिदेशक बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अर्जुन एरिगेसी, जो कि शतरंज प्लेयर है, ठीक है, याद रखेंगे। अर्जुन एरिगेसी जो है, जो कि शतरंज के प्लेयर है, तो शतरंज रेटिंग में दुनिया का नंबर 2 स्थान हासिल किया है। अर्जुन एरिगेसी कितने पायदान पे है, कितने पोजीशन पे प्राप्त किए हैं? तो दूसरा पोजीशन प्राप्त किए हैं। दूसरा पोजीशन जो है अर्जुन एरिगेसी के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो 7 नवंबर को अर्जुन एरिगेसी ने शतरंज की लाइव रेटिंग में दुनिया के नंबर 2 स्थान पर पहुंचकर शतरंज की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अगला है मनदीप जांगड़ा से संबंधित। मनदीप जांगड़ा WBF का विश्व खिताब जीता, है ना, देख रहे होंगे स्क्रीन में। यही जो है मनदीप जांगड़ा है और इनके द्वारा WBF वर्ल्ड चैंपियंस टाइटल जो है जीता गया है। तो याद रखेंगे मनदीप जांगड़ा WBF का विश्व खिताब जीत लिए हैं। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने कैमन आइलैंड में ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ WBF, जिसे कहा जाता है WBF का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। और किसे हराया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनदीप जांगड़ा जो है WBF विश्व खिताब जीता तो किसे हराकर जीता? तो याद रखेंगे कैमन आइलैंड में ब्रिटेन के कोनोर मैकिनोट को हराया। किसको हराया है? ब्रिटेन के कोनोर मैकिनटोश को हराकर जो है विश्व मुक्केबाजी संघ, जिसे WBF कहा जाता है, उसका सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतने का काम किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। अनिल प्रधान रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित। अनिल प्रधान ऑनर्ड विद रोहिणी नैयर प्राइज, ठीक है। अनिल प्रधान जी को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अनिल प्रधान को 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो भारत में ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता देता है। तो अनिल प्रधान जी जो है, इसे रोहिणी नायर पुरस्कार से प्रदान किया गया है। क्यों किया गया है?
क्योंकि भारत में ग्रामीण विकास में उनके जो है महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए अनिल प्रधान जी को 2024 का जो प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार है उसको प्रदान किया गया है। तो ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले प्रधान का काम पिछड़े क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और अवसर लाया है। रोहिणी नायर पुरस्कार उन युवा नेताओं को सम्मानित करता है जो भारत में ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो रोहिणी नायर पुरस्कार किसे दिया जाता है? वैसे नेता को दिया जाता है जिसकी उम्र क्या हो, 40 वर्ष से कम हो और भारत में ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया हो, यानी ग्रामीण विकास के जो महिलाएं हैं या पुरुष हो उस ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किया हो, तब जाकर के जो है रोहिणी नायर पुरस्कार दिया जाता है युवा नेता को जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो। आगे डिस्कस करते हैं। रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडिया एनवायरमेंटलिज्म के बारे में बताया गया है। तो प्रख्यात यानी फेमस इतिहासकार और सार्वजनिक बुद्धिजीवी रामचंद्र गुहा भारतीय इतिहास और समाज के गहन अंतर्दृष्टि के लिए विशेष रूप से महात्मा गांधी के जीवनीकार के रूप में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेरस्टेपेन ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की। मैक्स वेरस्टेपेन जो है ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल। ब्राजील